हाँ, तो रिजल्ट सीजन का आगाज इस हफ्ते टीसीएस के नंबर्स के साथ होने वाला है और इनफैक्ट जब हम अगले हफ्ते लौट कर आएंगे तो आईटी, बैंक्स, तमाम दिग्गजों के रिजल्ट्स की जड़ी लगती हुई नजर आएगी। मैं ऐसी आने से पहले देख रहा था, लास्ट क्वार्टर जब खत्म हुआ था तो उस समय निफ्टी था 10,300 ऑड लेवल्स पर और आज हम कामकाज कर रहे हैं 11,500 के ऊपर के स्तर और वो तमाम दिक्कतों के बावजूद इस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। तो ऐसे में बड़ा जरूरी है इंडिया इंक का इस बार डिलीवर करना। ये जो वैल्यूएशंस अब थोड़े से रिच हो रहे हैं उनको जस्टिफाई करना किस हद तक कर पाएंगे ये तो जब रिजल्ट सीजन खत्म होगा तब पता चलेगा, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है, उस पर आज हम लोग ये बातचीत करने वाले हैं। रिजल्ट्स महाकुंभ में अगले 1 घंटे फोकस रहेगा तमाम ओवरऑल नंबर्स, तमाम सेक्टर्स के परफॉर्मेंस पर और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको खास तौर पर रडार पर रखने हैं। बाजार के 2 जाने माने फंडामेंटल वॉइसेस, अपनी रिसर्च, अपनी पकड़ के लिए जानी जानी वाली वॉइसेस वो आपकी स्क्रीन्स पर आएंगी। प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान और विलियम ओनील के मयूरेश जोशी, इनसे बेहतर वॉइसेस आपको नजर नहीं आएंगी फंडामेंटल रिसर्च के हिसाब से इस देश में। ये अगले 1 घंटे हमारी मदद करने वाले हैं और साथ साथ कुछ लोग आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, वैसे सब के सब होने वाले हैं। प्रदीप इस समय स्टूडियोज में है, बैंक्स पे बातचीत होगी प्रदीप से। नीरज वाजपेयी जुड़ेंगे, ऑयल एंड गैस स्पेस पे उनसे चर्चा होगी। मेटल्स पे हर्षदा आपको स्क्रीन पे नजर आ रही थी, उनसे बातचीत करूंगा। फार्मा पे यतिन होंगे, ऑटो पे दीपाली होंगी, एफएमसीजी पर सुमित होने वाले हैं और आईटी पे मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। तो ये सारे सेक्टर्स अगले 1 घंटे में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बातचीत की शुरुआत जरा ओवरऑल पिक्चर के साथ करी जाए। और दीवान साहब, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स जब आए थे जो हम लॉकडाउन के बाद धीमे धीमे अनलॉक के फेज में थे, इस Q2 जिसके रिजल्ट्स का हम अवेट कर रहे हैं सिमिलर पिक्चर होगी। वो लॉकडाउन से अनलॉक का फेज थोड़ा सा और तूल पकड़ता हुआ नजर आया। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन मेरे लिए यह है कि साल दर साल आंकड़ों को देखूं कि Q1 को ज्यादा बेहतर तस्वीर देखने को मिलेगी। आपका क्या मानना है सर? बिल्कुल आशीष, देखिए जो ट्रेंड निकला था Q1 में वो बहुत क्लियर था कि टॉप लाइन ग्रोथ शायद ना हो, लोगों ने कहीं ना कहीं कॉस्ट कंट्रोल करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जमा कर ली थी और वो इसलिए हुआ था कि कई जो एक्सपेंस, रेगुलर एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग की तरफ के, ट्रैवल की तरफ के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रहते हैं ऑफिसेस चलाने के, वो सारे खर्चे जब बच गए तो लोगों के, कंपनीज के जो मार्जिन हैं वो ठीक ठाक आए, टॉप लाइन ग्रोथ नहीं हुई। मुझे ये लग रहा है कि अब Q2 में कई सेक्टर्स जहां पे कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस रहा है, जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, पैकेजिंग हो गया, वहां पे आपको वापस अब Q2 में टॉप लाइन ग्रोथ भी आते हुए दिखेगा और जो कॉस्ट सेविंग की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो बनी ही रहेगी। तो काफी अच्छे नंबर्स कहीं पॉकेट्स में आ सकते हैं, बट हाँ कई जगह बिल्कुल जहां मायूसी छाएगी वैसे सेक्टर्स भी हैं, कैपिटल गुड्स हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे कोई ज्यादा खास काम हुआ नहीं है, तो उसको अगर छोड़ दें तो आई थिंक कुछ सेक्टर्स जो है वो डेफिनेटली, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पार्कल, उसमें दिखेगा आपको और फेस्टिव सीजन आते आते जो है वो बिल्डअप वापस उसमें उम्मीद का भी बनता हुआ रहेगा। स्पार्कल क्या हुआ प्रदीप? चमक है ना, बिल्कुल चमक आती हुई, मतलब कई सारे सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। हालात वाकई सुधरते हुए नजर आएंगे। अच्छा, शो से पहले मैं ऐसी पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश कर रहा था चीजों की, तो न्यूयॉर्क कंपनी में कई सारे मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करा तो सब कह रहे थे यूटिलाइजेशन लेवल्स में इंप्रूवमेंट, हर मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑटो बिक्री के आंकड़े हम लगातार हर मंथ देख रहे हैं, आंकड़े पिछले महीने से और बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन, आज सुबह से सीएनबीसी आवाज पे हेडलाइन बनी हुई है कि गजब का जीएसटी कलेक्शन 95,000 करोड़ रुपीस के पार पहुंचता हुआ नजर आया है, लॉकडाउन के बाद के फेज का हाईएस्ट हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक्सपैंड हो रही है, 8 साल के हाईएस्ट फास्टेस्ट पेस पर है। हाँ, अभी भी पैंडेमिक रिलेटेड कंसर्न्स जरूर हैं, लेकिन अब दिख रहा है तस्वीर सुधर रही है, इसीलिए होप्स, इसीलिए ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है। मयूरेश इस बार डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा ना इंडिया इंक? आफ्टरनून आशीष जी और आफ्टरनून प्रकाश जी एज वेल। आई थिंक जो प्रकाश जी पहले आशीष जी बात कर रहे थे ना स्पार्कल्स, उनके नाम में ही प्रकाश है सर। तो जो प्रकाश
आएगा बाहर मैक्रो से इन टर्म्स ऑफ सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट, आई थिंक ये बहुत ऑब्वियस होने वाला है। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट प्रकाश जी हैज जस्ट सेड, जो मैक्रोस की आप बात कर रहे थे, आई थिंक देयर इज डेफिनेट इंप्रूवमेंट। जो आप जीएसटी कलेक्शंस की बात कर रहे हैं 95,000 करोड़, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। और अगर ये कंसिस्टेंटली मेंटेन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो आई थिंक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रिट्रैक हो रही है, इसके संकेत है। दूसरा, आई थिंक आप पावर डिमांड देखिए, पावर डिमांड हैज कम बैक एंड इट इज कमिंग बैक टू नॉर्मलाइजेशन लेवल्स। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और डोमेस्टिक कंजम्पशन दोनों आई थिंक ठीक ठाक तरीके से आई थिंक बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं। तीसरा, प्री कोविड लेवल्स पे पेट्रोल डिमांड हैज ऑलरेडी कम बैक एंड डीजल इज ऑलमोस्ट रीचिंग देयर। तो आई थिंक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के व्हील्स होते हैं विच गेट रिकॉग्नाइज्ड थ्रू दीज मैक्रो पैरामीटर्स, ये भी आई थिंक अच्छी तरह से कैप्चर कर रहे हैं ये सारी चीजों को। चौथा, जैसे आपने कहा, आई थिंक पीएमआई का जो आंकड़ा है 56.8 पे, इफ यू आर कंसिस्टेंटली एबल टू मेंटेन दैट, आई थिंक दैट इज अ गुड साइन एज वेल। तो यस, आई थिंक पटरी पे वापस आ रहे हैं स्लोली एंड स्टेडीली। जैसे आई थिंक सेकंड हाफ में आई थिंक हम लोग एंटर होंगे Q3 Q4 और होपफुली तब तक वैक्सीन भी आ जाएगी एंड फुल इकोनॉमिक एक्टिविटी का रीस्टार्ट होगा विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एनी काइंड ऑफ डिसीज। मुझे लगता है आई थिंक नेक्स्ट ईयर के नंबर्स तो लाजवाब होने वाले हैं। इसलिए आई थिंक सिक्वेंशियल ग्रोथ आनी लाजमी है और मैक्रो पैरामीटर्स आर इंप्रूविंग। तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक हियर आशीष। बिल्कुल ठीक बात। तो बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा सीक्वेंशियल, यानी कि तिमाही दर तिमाही परफॉर्मेंस में एक खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वैसे मजाक की बात, लेकिन इस बार शायद नंबर्स क्यू ऑन क्यू और ईयर ऑन ईयर दोनों देखने पड़ेंगे। क्यू ऑन क्यू ये सीक्वेंशियल कितना इंप्रूवमेंट आया साल दर साल, इसीलिए कि वो प्री कोविड लेवल पे परफॉर्मेंस जैसी थी उसके कहां तक हम लोग पहुंचते हुए नजर आए। तो उन दोनों मापदंडों पर, दोनों पैरामीटर्स पे इस बार के रिजल्ट्स को गॉज करना पड़ेगा। तो ये तो रही मोटा मोटी तस्वीर इस बार के परफॉर्मेंस रिलेटेड, लेकिन एक एक करके अब सेक्टर्स पे बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमेशा बैंकिंग। अगले हफ्ते एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के साथ बैंकिंग रिजल्ट्स की शुरुआत होती हुई नजर आएगी और बैंक्स में ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल टाइप है। प्रदीप, साल के लोज से अच्छी रिकवरी, एचडीएफसी बैंक को छोड़ दूं तो साल ऑफ हाइज भी सारे के सारे दिग्गज बैंक ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। कैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है? सरकारी, प्राइवेट, कहां रुझान ज्यादा होगा, क्या लग रहा है? देखिए, पिछले क्वार्टर में आपने एक रिवाइवल देखा प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि एनपीएस को लेकर के बड़ी रिलीफ आ गई, क्योंकि नए एनपीए रिकॉग्निशन नहीं हो रहे। और इस बार भी आप देखिए तो कोर्ट ने भी कहा कि आप नए एनपीए डिक्लेयर नहीं करेंगे और रीस्ट्रक्चरिंग में जाएंगे एनपीएस। तो इस वजह से एनपीएस कम हुए थे, वो सिलसिला आपको फिर से देखने को मिलेगा। इसलिए ओवरऑल बैंक्स चूंकि बहुत ही बुरी हालत से निकल के अब बाहर आ रहे हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। जैसे पिछले क्वार्टर में एक इंप्रूवमेंट की शुरुआत हुई है, वो जारी रहेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन क्या बहुत धमाकेदार नतीजे आएंगे? ओवरऑल जो कारोबार है वहां पे स्लगिशनेस देखने को मिल रही है। अगर आप पूरे सिस्टम की ग्रोथ देखें तो 5.25 साढ़े 5% के आसपास आपको लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में सरकारी बैंकों में शायद आपको 0-1-2% टाइप की ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन जैसे आपने एचडीएफसी बैंक की बात की या फिर आप दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नजर डालेंगे जिनका रिटेल पे वजन ज्यादा है, और चूंकि रिटेल की ग्रोथ डबल डिजिट में अभी भी देखी जा रही है साल दर साल, तो वहां पर आपको 12-13-14% तक की भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिटेल फोकस जो एनबीएफसी कंपनीज है, बजाज फाइनेंस जैसी, उनकी ग्रोथ आपको पटरी पर लौटती हुई दिखाई देगी। एक सेगमेंट जहां पे अच्छी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 13% की, वो है क्रेडिट कार्ड बिजनेस। तो एसबीआई कार्ड जैसी कंपनीज या फिर एचडीएफसी बैंक जिसका क्रेडिट कार्ड का कारोबार है, आरबीएल बैंक का अच्छा क्रेडिट कार्ड का कारोबार है, इन सभी के कारोबार में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो ओवरऑल ग्रोथ थोड़ी स्लगिश है, लेकिन ये प्राइवेट बैंक्स जो इस तरह के निश में काम कर रहे हैं वो आपको फिर भी ग्रोथ दिखाएंगे, ये उम्मीद हमें करनी चाहिए। हाँ, तो इसमें एक इशू आपने सही कहा कि सरकार ने वो एक तो पहले मोरेटोरियम की किस्सा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था, तो एनपीएस दिखे नहीं। लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में भी सिमिलर पिक्चर रहेगी। एक डर था कि अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पता नहीं किसी एनबीएफसी के मैनेजमेंट इंटरेक्ट कर रहा था, वो कह रहे थे 30 सितंबर तक हमारी लास्ट डेट होती है पेमेंट की, उसके बाद तस्वीर क्लियर होगी। कि वो डर था ना कि ये कितने सारे मोरेटोरियम में अकाउंट गए थे, उनमें से कितना पैसा आएगा, कितना डूबेगा, वो क्लैरिटी आनी है। तो अब वो दिक्कतें अब आपको Q3 के नंबर से नजर आएंगी, Q2 तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, और हो सकता है आगे भी ना नजर आए, क्योंकि अगर आनी हो तो, क्योंकि जो बात बैंक्स हमें बता रहे हैं वो ये, और ये बात हम पिछली बार भी हाईलाइट कर रहे थे कि अगर आपका लोन कोविड से पहले स्टैंडर्ड था तो उसको एनपीए होने में 30 अगस्त के बाद भी 90 दिन लगेंगे ना। तो अभी तो 30 दिन ही हुए हैं सितंबर एंड में,
और इनमें से बड़े पैमाने पे जो लोन है वो कामत कमेटी के अंदर या फिर एमएसएमई के लोन है, तो एमएसएमई का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग में चले जाएंगे, तो तीसरी तिमाही में ये रीस्ट्रक्चर हो चुके होंगे लोन, इसलिए आपको इस पे दरअसल ये एनपीए होते हुए नजर नहीं आएंगे अगले क्वार्टर में भी। हालांकि केस टू केस बेसिस पे है, कामत कमेटी ने पूरा फॉर्मूला पेश किया है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी जो हम बैंकर से पूछ रहे होंगे कि आप कितने रीस्ट्रक्चरिंग होते हुए देख रहे हैं, क्या कोई रिस्क अभी भी आपके सामने है, कितने केसेस को आपने वेट कर लिया है, कितने मामले में आप फैसला लेने की स्थिति में हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस शायद होगा जो इस क्वार्टर में निकल कर आएगा। एक और बात जो यहां पर हाईलाइट करनी चाहिए वो है मार्जिन को लेकर के, क्योंकि आप देखिए लोन ग्रोथ केवल 5% है और डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 12% है। तो इसकी वजह से जो रिजल्ट हो रहा है वो ये कि जो आप क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखते हैं वो 72% के नीचे आ गया है, मेरे ख्याल से 4 साल के लोज पे है। तो ऐसी स्थिति में मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर बैंक्स के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। पीएसयू बैंक्स पे खासतौर पे रिस्क है, क्योंकि पीएसयू बैंक ने इस क्वार्टर में जो लेंडिंग की है वो बड़े पैमाने पे जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी सरकार की उसके तहत एसएमईज को लेंडिंग की गई है। प्राइवेट बैंक्स के मामले में मार्जिन मेंटेन रहेंगे ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लेंडिंग मोटे तौर पे रिटेल में है और वहां ये मार्जिन सस्टेन कर रहे हैं किसी तरह से। इतने ज्यादा रेट नहीं घटाए हैं जितने कि आपको इन कंसेशनल बोरोइंग्स के मामले में घटते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक खास बात है, शायद आपको मार्जिन्स कहीं पीक होती हुई नजर आएंगी अब इस क्वार्टर में, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह का डिफरेंशियल है आज की तारीख में कॉस्ट ऑफ फंड्स और मार्जिन के बीच में प्राइवेट बैंक्स का, वो अपने करीब करीब रिकॉर्ड लेवल्स पर है। तो ये एक और खास चीज होगी जिस पर इस बार हम नजर रखेंगे। हालांकि इस क्वार्टर में मुझे लगता है कि मार्जिन्स मैनेजेबल होंगे सभी के लिए, पीएसयूज के लिए थोड़ी मुश्किल से, लेकिन प्राइवेट बैंक्स इसको तो दिक्कत ये कि डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसके लिए ब्याज देना पड़ेगा, लोन दे नहीं पा रहे जिससे कमाई करनी थी, इसीलिए वो ठीक बात, ये इशू आने वाला है। पर दीवान सर, बैंकिंग ये वो पॉकेट थी जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद क्या पिटाई इन स्टॉक्स की देखने को मिली थी, किस तरह का डर लग गया था लोगों को। अब समय के साथ जैसे हम लोग का घूमने फिरने का डर भी कम हो रहा है, बैंकिंग का भी डर लोगों का कम होता चला जा रहा है, लेकिन कितना चैलेंजिंग है अभी भी सिनेरियो बैंक्स के लिए। नहीं, आई थिंक बैंकिंग क्षेत्र में आशीष जो तकलीफें हैं वो मतलब पुरानी तकलीफें पार होती नहीं है, नई तकलीफें खड़ी हो जाती हैं। तो मैं जो समझ रहा हूं वो ये है कि ये सारा जो एनपीए क्रिएशन, जो नया वेव एनपीए क्रिएशन का है ये पैंडेमिक को लेके, लॉकडाउन को लेके, वो दिसंबर के तिमाही में झलकना शुरू होगा। तो आपके पास एक अभी भी सीजन है, एक क्वार्टर है जब आप बच सकते हैं, या आंकड़े जो आपके हैं जो बहुत खराब नहीं लगे, जैसे प्रदीप ने बहुत अच्छी तरह समझाया डिटेल में कि आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मार्जिन्स ठीक ठाक आपके हो रहे हैं, लेकिन ग्रोथ पे आपकी जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, निम्स ग्रोथ नहीं हो रही है, उससे आपके जो साइज ऑफ द बैलेंस शीट है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। होगा ये कि इस तिमाही के बाद जो तिमाही फेस्टिव सीजन वाली आ रही है उसमें जो बड़े बैंक्स हैं, खास करके एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, ये डिस्प्रपोर्शनेटली ग्रो होंगे और छोटे वाले बैंक्स या जो वीक बैलेंस शीट वाले बैंक्स हैं वो ग्रो नहीं होंगे। तो इस तिमाही जून एंड के जो ये सितंबर की जो रिजल्ट्स में अगर आप देखें क्या झलकेगा कि मॉडरेट नंबर्स आएंगे, लेकिन आपको एक मौका शायद मिलेगा इन अच्छे बैंक्स को बाई करने का। तो अगर कोई वीकनेस दिखती है और नंबर्स की वजह से मार्केट रिएक्ट करता है तो आपके पास एक और क्वार्टर को इसको खरीदने का मौका मिल जाएगा एट लोअर लेवल्स। बट आई वुड रेकमेंड, मतलब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि छोटे बैंक्स से दूर रहें, क्योंकि तकलीफें वहां जो है वो अभी तक हमको पता भी नहीं है या समझ भी नहीं आई है। तो उसका ट्रीटमेंट जिस टाइप का होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, एनपीएस में क्लासिफिकेशन का ट्रीटमेंट जो होगा, वो सब अभी भी ग्रे एरियाज हैं। तो बड़े बैंक्स के साथ रहें, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, ये एक दो बैंक जो हैं, और आईसीआईसीआई ऑन द कॉर्पोरेट साइड, ये 2-3 नाम को छोड़ के कहीं आप जाइए मत। तिमाही के नंबर्स कोई खास आएंगे नहीं और इन 3 बैंक्स को लेने का मौका आपको इन रिजल्ट्स पे मिल सकता है। ओके, तो कोई भी करेक्शन आता है तो इन स्टॉक्स में बैंकिंग दिग्गजों में एंट्री पाने का मौका होगा। और कौन से वो बैंकिंग दिग्गज होंगे? एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ब्रॉड मार्केट्स में ये जो मिड कैप वाले बैंक हैं इनसे थोड़ा सा बचना है, लेकिन फिर भी मयूरेश, कोई मिड कैप बैंक जो आपके रडार पे हो, खास तौर पे आप परफॉर्मेंस कीनली वॉच आउट करने वाले हो उस Q2 की? नहीं, बिल्कुल, जैसे प्रकाश ने राइटफुली कहा, आई थिंक
बिग विल बिकम बिगर, और जो मार्केट शेयर गेन्स आएंगे लार्जर प्राइवेट बैंक्स को, आई थिंक बहुत ऑब्वियस होंगे अगले कुछ तिमाहियों में। विद इन द मिड कैप स्पेस मुझे लगता है जो मिड कैप प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक करूर वैश्य बैंक की हम बात करें या कैथलिक सीरियन बैंक की हम बात करें, आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक आए थे, पर आई थिंक देखना पड़ेगा कि ये क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं। तो आई थिंक जो ये चुनिंदा मिड कैप बैंक्स हैं, अगर इनका नंबर्स Q1 में जैसे थे, आई थिंक थोड़ी पुष्टि देते हैं Q2 में, और इंडिकेशंस हमें यही मिलते हैं कि आई थिंक व्हाटएवर दे आर प्रोवाइडिंग फॉर स्पेसिफिकली प्रोविजन के हिसाब से, आई थिंक दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। मेरे हिसाब से आई थिंक ये बैंक्स पे थोड़ा आई थिंक ध्यान दिया जा सकता है रिजल्ट्स की तरफ से, बट आई थिंक रिजल्ट्स, कोर नंबर्स और मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत अहम होगी ये सारे बैंक्स के। तो करूर वैश्य बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक, जब मयूरेश कह रहे हैं देखना पड़ेगा नंबर्स, पिछला परफॉर्मेंस अच्छा था, तो ये अच्छे बैंक्स हैं, इनकी इस बार की Q2 की परफॉर्मेंस कीनली वॉच आउट करिएगा। अगर बेहतर रही तो इन स्टॉक्स को आप अपने रडार पे वापस फोकस में ला सकते हैं। मयूरेश, ऐसी रीडिंग ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आज का जरा निफ्टी बैंक इंट्राडे दिखाइएगा। 330 अंकों का उछाल, निफ्टी बैंक ही खैर सुबह से लीड करता हुआ, लेकिन आज के जो हाईज थे 22,770 के, वहां से कुछ ऑफ हाईज इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। मिड कैप्स फ्लैट हो चुके हैं, इनफैक्ट इस टिक में लाल निशान के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। बाजार पे नजर बनी रहेगी, लेकिन अब अगला सेक्टर हाईलाइट करना चाहता हूं, वो है आईटी का। और आईटी के लिए जरा एक ग्राफिक स्क्रीन पर दिखाइएगा। मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करा था कि Q2 की परफॉर्मेंस इंडेक्स वाइज कैसी रही है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने में आपके लिए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब निफ्टी से आईटी इंडेक्स के परफॉर्मेंस का एक आपके पास होगा। ये तो खैर कैलेंडर है जो आप आगे दिखाते रहिएगा। वो दिखाता है कि आईटी में कोई रूम बचा नहीं है डिसअपॉइंटमेंट के लिहाज से, क्योंकि पिछले 3 महीनों में निफ्टी ने 9% के रिटर्न्स दिए, उसके सामने आईटी इंडेक्स 35% का उछाल दिखा चुका है। इस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस है। अब एक्सपेक्टेड क्या है ये समझिए कि एक तो Q1 के डिक्लाइन के बाद लार्जली एंटिसिपेटेड है कि आईटी में एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वार्टर आना है Q2 रोबस्ट क्वार्टर होगा, एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होगा आईटी कंपनीज के लिहाज से, और एक नहीं कई सारी टेलविंड्स हैं, आसान शब्दों में कई सारे पॉजिटिव्स हैं जो आपको इस बार नतीजों में देखने को मिलेंगे, रेवेन्यू के फ्रंट पर और मार्जिन्स दोनों के फ्रंट पर। तो रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी दरअसल Q2 में रिवर्स होती हुई नजर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें, एक तो डिमांड एनवायरनमेंट की और एक सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स की, इन दोनों की दिक्कतें खत्म होती हुई आपको नजर आने वाली हैं। जब मैंने मल्टीपल टेलविंड्स का, कई सारे फैक्टर्स होंगे, तो ध्यान रखिए रेवेन्यूज में क्या होगा, सप्लाई साइड इश्यूज ईज ऑफ होंगे, जो डील्स जीती थी उनका अब रैंप अप की शुरुआत होगी, क्योंकि Q1 में रैंप अप धीमा पड़ गया था। सीजनैलिटी, क्योंकि सीजनली हमेशा Q2 आईटी कंपनीज के लिए स्ट्रांग रहता है, और हेल्दी पाइपलाइन बनी हुई है आईटी कंपनीज की, तो ये सब रेवेन्यूज में मदद करेंगी। अब मार्जिन की बात करता हूं। मार्जिन में कंपनीज कॉस्ट सेविंग कर रही थी, उन इनिशिएटिव्स का फायदा इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा आपको। रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवलिंग पर है, उससे कॉस्ट हर आईटी कंपनी की रिड्यूस हो रही है। क्रॉस करेंसी के फायदे होंगे, कोई वेज इन्फ्लेशन बड़ा किसी आईटी कंपनी ने इस दौरान नहीं लिया है, तनख्वाह मिले काफी है, बढ़ना तो दूर की बात है, उसका फायदा मार्जिन्स पे देखने को मिलेगा। हां, एक ही दिक्कत है, रुपया जो मजबूत हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है, उसका कुछ हद तक नीजक रिएक्शन होगा, लेकिन ठीक है, परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेड है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। 5 आईटी दिग्गज की परफॉर्मेंस हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कांस्टेंट करेंसी में सबसे अच्छी ग्रोथ HCL टेक की, उसके बाद इंफोसिस की, उसके बाद TCS की, विप्रो और टेक महिंद्रा मेरे ख्याल से 1.5% के आसपास की ग्रोथ क्लॉक करते हुए नजर आएंगे। तो ये कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के आंकड़े हैं, मार्जिन्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन मयूरेश, दिक्कत यह है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट आईटी स्टॉक्स को लेकर वैसे ही काफी स्ट्रांग देखने को मिला, और मेरे ख्याल से तस्वीर बदल गई थी जब वो HCL टेक ने अपनी गाइडेंस को रिवाइज करा था, अपवर्ड रिवाइज करा था, तो और तगड़ी रेटिंग इस पूरे आईटी पैक की होती हुई नजर आई। तो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन तो ऑलरेडी एलिवेटेड है, अब उस एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन पे क्या वाकई आईटी, इंडियन आईटी डिलीवर कर पाएगा? क्या लग रहा है, कैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद आपको है? बिल्कुल आशीष जी, और आपने सटीक तरीके से आई थिंक समझाया सेक्टर के लिए। तो आई थिंक जो कीन मुद्दे हैं जो आपने राइटफुली रखे हैं सामने, एक तो आई थिंक जो रेवेन्यू अक्रीशन होगा, आई थिंक दैट शुड बी रीजनेबली बेटर। आई थिंक जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज आई हैं HCL टेक की, जैसे आपने चर्चा की, इन्फोसिस ने जो एक पॉजिटिव गाइडेंस दिया है 0 to 2%, आई थिंक ये पॉजिटिव संकेत है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऑफ रेवेन्यूज ग्रोइंग इन अ सर्टन फैशन। दूसरा, आई थिंक जो कॉस्ट कंट्रोल्स हैं, ट्रैवल नहीं हो रहा है, SGA पे आई थिंक इन्होंने अच्छे खासे कंट्रोल्स लेके आए हैं, जिसके वजह से
एबिट मार्जिन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव साइन एज वेल। तीसरा, जो डील विंस पे बैठे हैं, पिछले कई तिमाहियों से जो डील विंस इन्होंने अक्रू की है बैलेंस शीट्स के ऊपर, जैसे ही एग्जीक्यूट करते जाएंगे और डिजिटल एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, आई थिंक 30 से 40% है टॉप टियर कंपनीज के लिए, मिड कैप कंपनीज के लिए कुछ 40 से 50% तक है। तो आई थिंक दैट इज अ ह्यूज मार्जिन एक्रीटिव लाइन ऑफ बिजनेस एज वेल। और चौथा, आई थिंक जो केटर करते हैं, आई थिंक BFSI, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, जैसे सारी चीजें बैक ऑन ट्रैक आएंगी Q3 Q4 से, तो मुझे लगता है आई थिंक डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेशन, इसमें आई थिंक आउटसोर्सिंग कंपनीज लाइक आर इंडियन IT सेक्टर शुड बेनिफिट। तो यस, आई थिंक सेक्टर में आई थिंक जो एक अर्निंग्स मोमेंटम है ये बिल्कुल बरकरार रह सकता है। नंबर्स विल बी रिलेटिवली बेटर ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सीक्वेंशियली अगर मैं कहूँ तो आई थिंक नंबर्स विल स्टिल बी इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स बेटर देन व्हाट Q1 हैड पोस्टेड। तो मैनेजमेंट कमेंट्री ऑब्वियसली आई थिंक बहुत बेनिफिट और एक महत्वपूर्ण रहती है कंपनीज के लिए, बट टॉप टियर कंपनीज लाइक इन्फी, HCL टेक, TCS, मिड कैप में बात करूँ तो लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोटेक, टाटा एलेक्सा, माइंडट्री, आई थिंक इस पे ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट सारा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है चीज से, सारा सेक्टर अच्छा लग रहा है। ऊपर से TCS ने आगाज करना है रिजल्ट सीजन का और कह दिया कि हम बायबैक पे विचार करने वाले हैं, तो वैसे ही और मूड माहौल IT के लिए बदलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इस बार नंबर्स में हमेशा की तरह गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक तो इन्फोसिस ने पिछले क्वार्टर में सरप्राइज करा था जब उन्होंने पूरे साल की गाइडेंस दी और एक पॉजिटिव गाइडेंस दी थी, 0 से 2% ग्रोथ की बात करी थी, और इस बार ज्यादातर लोग कह रहे हैं उस गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज कर देंगे, शायद 1 से 3% की गाइडेंस की बात होगी। अगर ऐसा नहीं करा तो एक स्लाइट नेगेटिव है, क्योंकि ये बाजार मान के चल रहा है। विप्रो अपनी गाइडेंस को रिज्यूम कर सकता है, तो अगले क्वार्टर के लिए शायद 0 से 2% ग्रोथ की बात करे, तो वो भी अच्छी बात होगी। चाहे 0 की बात कर रहा हूं, लेकिन क्लैरिटी आ रही है, उसको विजिबिलिटी नजर आ रही है, ये स्ट्रीट मानेगा। HCL टेक मेरे ख्याल से गाइडेंस जो कहा उन्होंने कर दिया। अब वो Q3 और Q4 के लिए 1.5 से 2.5% की बात करी हुई है, ज्यादातर स्ट्रीट मानती है वो जस के तस अभी तो गाइडेंस ऐसे ही रखेंगे। हां, अगर कमेंट्री में ये कह दें कि इस गाइडेंस के अपवर्ड बैंड की तरफ हम बढ़ सकते हैं, तो वो पॉजिटिव होगा स्ट्रीट के लिहाज से। लेकिन दीवान सर, इसमें टॉप 3 लार्ज कैप्स के लिए आपका पेकिंग ऑर्डर समझाओ, आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आती है दिग्गजों में? और दूसरा एक और सवाल है आपसे, ये IT के लिए कौन अच्छा है, ट्रंप की बिडेन? नहीं, ट्रंप या बाइडेन में देखिए ऐसा है कि ओवरऑल मार्केट के लिए ट्रंप का थोड़ा सा रुख फेवरेबल रहता है। वो मार्केट समझते हैं, मार्केट का एक बहुत मार्केट को अहम हिस्सा बना के चलते हैं। बाइडेन के बारे में ज्यादा हम लोग जानते नहीं, क्योंकि अभी तक उनका कोई डेमोन्स्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कुछ देखा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संदेह वहां रहता है। बट मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पैक्ट हमको लोकली पड़ेगा। और जो बड़े जो प्लेयर्स हैं उनमें आज जो बिजनेस इंप्रूवमेंट दिख रहा है, आशीष, जो आपने बहुत सही समझाया कि देखिए करेंसी का जो बेनिफिट मिलता है वो तो हमको मिला नहीं, क्योंकि इस सारी तिमाही में डॉलर थोड़ा सा नरम रहा है, तो वहां पे एक डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। लेकिन जो डिजिटाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ है ये लॉकडाउन को लेके, और वो कॉस्ट इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, वो अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी कंपनियों ने बहुत ही बेखूबी से उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाई है। मतलब जो क्राइसिस था उसमें से भी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखी है। तो मेरा पेकिंग ऑर्डर उस लिहाज से अगर रखूं मैं, तो HCL टेक विल बी माई टॉप पिक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो आपको इस तिमाही में दिखेगी। ये हम सिर्फ तिमाही के नंबर्स के उससे बोल रहे हैं, आंकलन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। सेकंड इंप्रूवमेंट जो मुझे लगता है जो आपको ड्रामेटिक दिख सकता है, वो TCS में भी आएगा। TCS में पिछले क्वार्टर में एक टर्न अराउंड शुरू हुआ था, वो टर्न अराउंड जोर पकड़ेगा, इस तिमाही के नंबर्स में आपको दिखेगा। और इन्फोसिस मेरे ख्याल से इस तिमाही में पेकिंग ऑर्डर में थोड़ा सा नीचे आने की गुंजाइश इसलिए रखता है कि कहीं ना कहीं वहां ऑलरेडी अच्छाई जो थी वो प्राइस इन थी, ऑल द गुडनेस वाज इन द प्राइस। अब वो रिजल्ट्स अगर आते हैं तो आपको थोड़ी सी वहां मायूसी छाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। और याद रखिए IT में हम जा रहे हैं इस सीजन में विद टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन। IT ने परफॉर्मेंस भी दी है, डिलीवर भी किया है, तो कहीं भी अगर डिसअपॉइंटमेंट रहा तो स्टॉक्स पे इंपैक्ट जो उसका अच्छा खासा पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। वो बैंकिंग से उल्टा है, जैसे बैंकिंग में कोई एक्सपेक्टेशन खास नहीं है तो इंप्रूवमेंट आया तो वो बहुत अच्छी तरह उसको वो मिलेगा आपको प्राइस एक्शन, लेकिन यहां पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन नेगेटिव भी आ सकता है अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बट पेकिंग ऑर्डर लार्ज कैप में रहेगा, HCL टेक, TCS और फिर इन्फोसिस। बिल्कुल ठीक, तो ये पेकिंग ऑर्डर HCL टेक,
टीसीएस, उसके बाद इन्फोसिस, और जहां तक जितना पता है, खैर इस समय आपको आपकी स्क्रीन में नीरज वाजपेयी भी नजर आएंगे जो कई सारी हैट्स डॉन करते हैं। एक तो आवाज अड्डा के लिए आप सब जानते हैं, दूसरा ग्लोबली, अब मैं बिडेन और ट्रम्प साहब की बात करूं तो एकदम सही समय पे आए, इनसे उस पर भी चर्चा कर ली जाए, और तीसरा ये ऑयल एंड गैस की हैट भी है, तो मतलब पूरा सेक्टर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, उस पर दरअसल बातचीत के लिए इस समय स्टूडियो में आए हैं। लेकिन जो पता है, जो बिडेन साहब ने कहा था कि ये ट्रंप ने जो H1B वीजा का ऑर्डर पास करा है, मैं आऊंगा तो रिवर्स कर दूंगा, हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले ही कर दिया, लेकिन ये पॉजिटिव था आईटी के लिए। पर दिक्कत एक और है, ट्रंप साहब ने 2017 में टैक्स कट करे थे, जिसके बाद आईटी की रैली आई थी, बिडेन साहब टैक्स बढ़ाने के मूड में, तो ये तो कहीं धूप कहीं छाव वाला मामला हो गया है। देखिए, बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेट, उसको अच्छे समझ लेना चाहिए। हाँ। उसमें सोशलिस्ट लोग हैं। हाँ। और वो ये चाहते हैं कि जो जितने सरमाएदार बिजनेसमैन है ना, उनसे भारी टैक्स वसूला जाए। हाँ। और गरीबों को दिया जाए। तो इसीलिए 21 से बढ़ा के 28% कॉर्पोरेट टैक्स को दोबारा करने की बात ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। लेकिन जो ट्रंप का जो कोर्ट ने भी कहा ना कि वो थोड़ा सा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके पावर करें, वो सब तो वो रिवर्स कर देंगे, लेकिन टैक्स बहुत लगाएंगे, तो वो कॉर्पोरेट के लिए बड़ा नेगेटिव है। तो इसलिए बाइडेन साहब को बहुत अच्छा मान के मत चलिए मार्केट। मैं तो बल्कि ट्रंप साहब क्या है, रोज सुबह मॉर्निंग कॉल में कुछ बातचीत के लिए कुछ ना कुछ डोप दे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रोज मजा आता है। ट्रंप साहब नहीं हुए तो पता नहीं एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा, फिर हमें सिर्फ ग्लोबल क्यूज में मार्केट ऐसा चढ़ा ऐसा गिरा, उसके अलावा बात करने को नहीं होगा। तो ट्रंप साहब बड़े जरूरी है, मूड माहौल सुधार के रखते हैं। एक काम कर रहे हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक लेने का समय, आप समझिए गए हैं, ब्रेक के उस पार अब ऑयल एंड गैस स्पेस पे एक डिटेल्ड कवरेज लेकर आए। ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ही डिवास्टेटिंग था, चूंकि पहले क्वार्टर के बाद से 1-2 महीने तो बहुत ही दिक्कत में रहे। खासतौर पे जब इस नए वित्त वर्ष की शुरुआत हुई तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जीरो है, पंप बंद थे, तो कोई सेल नहीं वहां पे हुई। तो अप्रैल छोड़ दीजिए आप, तो मई जून में काफी दिक्कतें आई। उसका जून में हल्का सा ग्रो दिखा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। तो इसलिए Q1 आपने देखा होगा बहुत अच्छा नहीं गया, केवल इन्वेंट्री गेन था Q1 में। अब Q2 में क्या होने वाला है, Q2 की बड़ी एक पिक्युलियर सिचुएशन है। जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने अगर आप देखेंगे तो इसमें अच्छी एक रिकवरी दिखी है, कहां पे, पेट्रोल वाले सेगमेंट में। लेकिन डीजल में यहां पे अभी भी दिक्कत है। अगर आप ट्रेंड लाइन सेट करिए तो लगातार गिरावट है, तो वो एक मुश्किल का भरा दौर है। इवन सितंबर में जो मेरे पास एकदम लेटेस्ट डेटा है 15 सितंबर तक का, उसमें भी डीजल नीचे है और पेट्रोल में काफी गेन हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं मोटे तौर पे कि क्वार्टर एंड क्वार्टर आपको रिजल्ट थोड़े बेटर दिखेंगे, लेकिन YoY अभी भी नीचे है, क्योंकि पूरी रिकवरी अभी तक हुई नहीं है। और इन्वेंट्री गेन बहुत मामूली सा होने की संभावना है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का Q1 था, Q2 था, वहां पे $25 के आसपास प्राइस गए थे। तो उसकी वजह से आप यहां पे देखेंगे कि थोड़ा सा इनको जो है उस लिहाज से आप मानेंगे तो गेन हो सकता है। दूसरा, मार्जिन पर अगर आप आएंगे GRM पे खास तौर पे, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहे, क्योंकि एशियन मार्केट के पूरे GRM कमजोर है यहाँ पे, खासतौर पे सिंगापुर जिसको हम बेंचमार्किंग लेके चलते हैं, तो वो दिक्कत है। डिमांड में रिकवरी है, लेकिन अभी भी वॉल्यूम काफी कम है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ट्रक वगैरह बहुत कम चल रहे हैं, अभी भी धीरे धीरे हुए हैं। और ट्रेन ना चलना सबसे बड़ा नेगेटिव है। हालांकि ट्रेन ज्यादातर अब इलेक्ट्रिक से चलती हैं, लेकिन जो फीडर ट्रांसपोर्ट होता है, स्टेशन से घर, स्टेशन से शहर जाने वाला है, बहुत बड़ा चंक है, ये अभी तक एकदम बंद है। तो एक इसका भी इंपैक्ट देखने को पड़ेगा। अब जो एक मेन पार्ट है कि रिफाइनरी का यूटिलाइजेशन कैसा हुआ, तो इसमें BPCL और HPCL का यूटिलाइजेशन बेटर है एज कंपेयर टू IOC के। क्यों? क्योंकि BPCL और HP की क्षमता ही कम है और ये ज्यादा बेचते हैं। दरअसल आप इस मोटे तौर पे समझिए कि मान लीजिए इनकी कैपेसिटी 8 की है और ये बेचते 10 हैं, तो डिमांड 10 की है नहीं, तो इसलिए पूरी फुल कैपेसिटी में चल रही है। लेकिन IOC की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो दिक्कत है। उन रिफाइनरीज को बहुत दिक्कत होगी, जैसे MRPL और CPCL के नतीजे बहुत खराब आएंगे, क्योंकि उनका कोई रिटेल नेटवर्क नहीं है। वो तो माल बना के HPCL या BPCL को बेचते हैं, जो कि इस समय ले नहीं रहे, क्योंकि उनकी फुल कैपेसिटी चल रही है। तो वहां पे रिफाइनरी में IOC को थोड़ा सा मुश्किल आएगी। इसके साथ वॉल्यूम में भी दिक्कत है IOC को, क्योंकि इन्होंने एक शटडाउन लिया था पारादीप रिफाइनरी में, और मैसिव शटडाउन था वो, तो उसकी वजह से इनका वॉल्यूम काफी गिरेगा। तीसरा जो रीजन है कि इस क्वार्टर में Q2 में मॉनसून की वजह से भी डीजल और पेट्रोल की सेल्स में थोड़ा सा स्लंप देखने को मिलता है। ट्रेडिशनली ये क्वार्टर सीजनली हमेशा ऐसा ही रहता है।
अब थोड़ा सा इस पे देखिए कि किस तरीके की मंथ ऑन मंथ सेल के जो आंकड़े देखने को मिले हैं। तो जो मैं आपसे कहता कि लेटेस्ट आंकड़े आपको सिर्फ आवाज पे मिलेंगे, वो 15 सितंबर तक के आंकड़े हैं, जिसमें पेट्रोल की जो बिक्री है वो 10.5% मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रही है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं आपसे कहता पेट्रोल में यहां पे देखने को मिला है, और YOY 2% हायर है। लेकिन कॉन्ट्रैरी डीजल की सेल जो है वो मंथ ऑन मंथ 22% नीचे है, और 7.5% के आसपास जो है YO आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए IOC पे इसका इंपैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव होगा। GRM जैसे हमने कहा कि बहुत इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि पूरे क्वार्टर के दौरान $40 के आसपास क्रूड लगभग आप कह सकते हैं कि एवरेज आउट था, तो इसलिए बहुत ज्यादा GRM में फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए GRM में तब फर्क पड़ता है जब आप वॉल्यूम बहुत जनरेट करें। जब बहुत वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको फायदा नहीं हो रहा उसके। दूसरा, पेट्रोल बिक रहा है और उसी क्रूड से आप उसके साथ डीजल भी बना रहे हैं, लेकिन डीजल बिक नहीं रहा है तो आपको लॉस हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा उससे इंपैक्ट नहीं आएगा। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप क्रूड प्राइसेस को देखते हुए कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो मोटे तौर पे अगर मैं ये कहूं कि HP BP के रिजल्ट IOC से थोड़ा बेटर होंगे, और IOC के थोड़े कम होंगे क्योंकि वॉल्यूम भी उनका कम हुआ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओवरऑल बेटर, लेकिन YOY वीक है, बहुत अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। रिलायंस ने बावजूद इसके कि शटडाउन लिया था अपनी SEZ रिफाइनरी में, उसके बावजूद इनका जो आउटपुट है उसमें बहुत इंपैक्ट नहीं आया है। अगर आप मंथ ऑन मंथ में आंकड़े देखिए तो अप्रैल में 53 लाख टन से शुरू हुआ था और लगातार यहां पे इन्होंने मेंटेन किया। जुलाई और अगस्त में 42-43 लाख टन के आसपास इन्होंने किया। तो मेरे ख्याल को लगता है कि मोटे तौर पे Q1Q रिजल्ट आपको सीक्वेंसली बेटर दिखेंगे, लेकिन YOY अभी भी सबड्यूड नंबर रहेंगे। कमाल है। निफ्टी के पिछले आर के टॉप गेनर्स में ये आपका रब ऑफ है, जरा स्क्रीन पे दिखाइए। ONGC, GAIL, BPCL, IOC, ये टॉप गेनर्स हैं पिछले एक घंटे के। एक घंटे का पिछले कुछ मिनटों में लोअर लेवल से इन स्टॉक्स में तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। देखिए आपकी स्क्रीन पर। दीवान साहब, क्विकली एक या दो स्टॉक्स जो आपके रडार पर और आपकी सबसे प्रिफर्ड बेट। आशीष, एक्चुअली ये वाला सेक्टर थोड़ा सा नॉन इवेंट सा है, इसमें कोई नंबर्स को लेके कुछ ज्यादा एक्शन दिखेगा नहीं, बट ऑन एन अपॉर्चुनिस्टिक बेसिस, मतलब अगर कोई मौका ढूंढ रहा है तो BPCL में मुझे लगता है ये नंबर्स जब आ जाएंगे और जैसे ही हम जो बड़ा इवेंट इसमें है मोनेटाइजेशन का, डाइवेस्टमेंट का, वहां उसके नजदीक जैसे ही पहुंचेंगे वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा जो इसमें और सारी क्षेत्र में जान फूंक देगा। लेकिन खास करके BPCL विल कंटिन्यू टू बी द टॉप पिक। काफी अच्छा खासा गिरा है जो लेवल जहां पहले थे, आप देखिए 6-8 महीने पहले और अभी है, बट अभी भी एसेट की जो वैल्यू है वो वैसी बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली, कोई इस टाइप की नेगेटिव साइड पे है नहीं। तो आई वुड लुक एट BPCL फॉर द लॉन्ग टर्म पिक। बट रिजल्ट को लेके कोई मुझे नहीं लगता, जैसे नीरज ने बहुत अच्छी तरह समझाया, मतलब वो ठीक ठाक ही है नंबर्स। YOY बेसिस पे कोई इंप्रूवमेंट खास है नहीं। सीक्वेंशियली ऑफ कोर्स जो पिछला लॉकडाउन था उससे और इस क्वार्टर में लॉकडाउन हटने के बाद काफी इंप्रूवमेंट दिख सकता है, बट दैट्स अबाउट इट। कोई खास रिजल्ट्स को लेके इसमें एक्शन नहीं दिखेगा। इसको लेके बहुत ज्यादा एक्शन नहीं। $40 पे ब्रेंट है। पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो औसतन $60 पे हुआ करता था, पर पिछले क्वार्टर में वो 25, 30, $40 की जोन्स पे था। तो क्यों ऑन क्यों बेहतर, साल दर साल मामला गड़बड़ाता हुआ। एक चीज तो दीवान जी मुझे ये बताइए कि चूंकि डीजल का मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन कम है, वॉल्यूम कम है, उसका ऑब्वियस रीजन है कि अभी भी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो फुल फ्लेजेड नहीं है, तो वो है। लेकिन जिस तरीके से अनलॉक 5 वो अनलॉक 6 आए और जो 15 सितंबर तक के मेरे आंकड़े सजेस्ट मुझे कर रहे हैं कि पेट्रोल में तो बहुत शानदार ग्रोथ दिख रही है, और वो टू व्हीलर की सेल्स में या कारों की सेल्स में भी दिख रही है। तो अगर अनलॉक को हम मान के चलें तो इस क्वार्टर का एक महीना यानी सितंबर वाला महीना जो था वो शायद अभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि मुझे 15 दिन का आंकड़ा मेरे पास है नहीं कि वो आगे 15 दिन हो सकता है डीजल में इंप्रूवमेंट आ गया हो। दीवान सर आपसे पूछा मैंने। यस नीरज, तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो कमर्शियल व्हीकल्स, खास करके जो यातायात के जो साधन हैं, बसेस हैं, वो सब हैं जो डीजल पर ज्यादा निर्भर हैं, उनके लिए उनको जब तक उस पर्टिकुलर क्षेत्र में से आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दिखना शुरू होगा तब तक मुझे नहीं लगता कोई बहुत खास जंप आपको डीजल सेल्स में खास करके दिखेगा। और याद रखिए एक चीज ये है कि हमारे यहाँ पे जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो इतने छोटे छोटे स्टेजेस पे वो मतलब प्रोग्रेस हुई है कि उसकी प्रगति का पूरा
असर जो है वो आपको इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर में दिखेगा। तो सितंबर तक जो था वो देखें तो एवरेज इट वाज जस्ट अबाउट 30-40% जो हो सकता था उसका। तो जैसे जून तिमाही 0 थी, और मुझे लगता है कि ये क्वार्टर जो है ये 40% पे कामकाज हुआ है, लोगों ने आना जाना शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने बाद अगर हम लोग पहली बार निकल रहे हैं, अपना पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना अभी भी ग्रोथ इसमें कम दिखेगा। और वो कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्टेशन जो है कम्यूट का, वो वाला अभी तक साधन शुरू नहीं हुआ है या बसेस शुरू नहीं हुई है, इस वजह से मेरे ख्याल से वो धीमा है। बट आई वुड बिलीव कि ये नंबर्स में इंप्रूवमेंट जो है वो इस सितंबर के क्वार्टर के बाद ही आएगा। कोई भी इंप्रूवमेंट सितंबर के लास्ट 15 डेज में भी खास करके नहीं आने की उम्मीद दिख रही है अभी तक। चलिए, अब मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत सारे सेक्टर्स बातचीत होनी है। हर्षदा और यतिन अब इस समय स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो ब्रेक के उस पार मेटल्स और फार्मास्यूटिकल्स पे होनी है खास चर्चा। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। यतिन, पहले तो फार्मास्यूटिकल क्या एक्सपेक्ट करूं इस बार? तो अगर आप आशीष सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें, यानी तिमाही दर तिमाही या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, तो ग्रोथ दोनों ही तरीके से बहुत बढ़िया बेहतर आती हुई दिखेगी। स्पेशली जो फ्रंटलाइन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें। अच्छा, क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि काफी सारी अच्छी ग्रोथ हमको देखने मिली है, ना ही घरेलू मार्केट में पर एक्सपोर्ट मार्केट में। तो फोकस में क्लियरली रहेंगे सारी फार्मा कंपनीज, और जो डॉलर का जो डिप्रिसिएशन हमने देखा है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एंड में एक टेलविंड का इशू था, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे रियलाइजेशन भी ग्रो होते दिखेंगे हमको फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे, क्योंकि जो एड का खर्चा है या जो सेल्स का खर्चा है, मार्केटिंग का खर्चा है, वो काफी हद तक फार्मा कंपनीज ने बचाया हुआ है, जिसके कारण एक मार्जिन को फिलिप मिलेगा। अच्छा, घरेलू मार्केट में हम किस पे नजर रखेंगे? सिप्ला पे, क्योंकि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया में, करीब 4-5 हजार रुपए का वो इंजेक्शन है जो कोविड में काम आता है, तो वहां सेल्स काफी बढ़िया हमको बताई जा रही हैं कि हुई हैं। अगर आप लुपिन की बात करें तो इन्होंने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में लॉन्च करे हैं, उससे एक बड़ा टेलविंड आता दिखेगा मार्जिन्स पे। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी भी खास करके फोकस में रहेगा, क्योंकि उन्होंने 3-4 नए प्रोडक्ट्स जो है यूएस मार्केट में लॉन्च किए हैं ये क्वार्टर में, जो ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। ग्लेनमार्क ने घरेलू मार्केट में फैबीफ्लू का लॉन्च किया है, जिसकी सेल्स बहुत बेहतरीन हो रही है, और कोरोना काल में हमने देखा है कि फैबीफ्लू एक प्रेफर्ड ड्रग है डॉक्टर्स का। अच्छा, हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में हम ये देखेंगे कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिलेगा। आज हमने ये देखा कि मेट्रोपोलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि रिकॉर्ड क्वार्टर था उनके लिए, चाहे वो कोविड टेस्ट हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, सभी पैमानों पे कंपनी को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो फोकस में थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये सब शेयर्स रहेंगे, जो कि आज के सत्र पे 3 से 4% की बढ़त हासिल किए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा एपीआई कंपनीज पे भी आशीष खास ध्यान रहेगा, क्योंकि सॉलिड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रॉ मटेरियल ग्लोबली जो चाइना में सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ है, उसका सीधा फायदा इंडियन कंपनीज को हुआ है। तो लॉरस लैब, ग्रैन्यूल्स, दिवीज, न्यूलैंड लैब्स, इनके ईयर ऑन ईयर नतीजों में बहुत बड़ी जंप दिखेगी हमको ग्रोथ में। 25 से 30% की आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सब कंपनियों में, क्योंकि एपीआई का कारोबार जो है प्राइसिंग में ही नहीं बट वॉल्यूम में भी इंप्रूव हुआ है। गजब है। तो एक तो मैसिव आउट परफॉर्मेंस था, और एक क्वार्टरली नंबर्स जस्टिफाई करेंगे उस आउट परफॉर्मेंस को। तो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हो, हॉस्पिटल चेन्स हो, एपीआईज हो, सबका परफॉर्मेंस इस बार बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन हर्षदा, मेटल्स, चाइना ने मूड माहौल तो सुधारने की कोशिश करी है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाए, खासतौर से अगर आप सिर्फ स्टील कंपनियों की बात करें आशीष, क्योंकि स्टील के जो दाम है वो 1 साल के हाईस पर ग्लोबली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा है कि हॉट रोल्ड की कीमतें हो या फिर आपका लॉन्ग प्रोडक्ट्स की कीमतें हो, उनमें लगातार तेजी देखने को मिली है। और ये इनफैक्ट जो प्राइस हाइक्स हुए हैं बढ़ते डिमांड के चलते, ये कंपनियों के फेवर में जाएगा। अब डिमांड किन किन सेक्टर से आ रही है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो हमने देखा है अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली है। साथ ही साथ कई सारे मैनेजमेंट ये भी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है, खासतौर से आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर में और रेलवे स्पेस में हमने देखा है अच्छी खासी डिमांड बढ़ी है, उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। जो प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं उसमें भी हमने देखा है जुलाई और अगस्त के महीने में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ये जेएसडब्ल्यू स्टील ने साफ डेटा सामने रखा है।
जुलाई से अगर आप अगस्त को कंपेयर करें तो लगभग 6% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। दूसरी तरफ अगर आप चाइना पर ध्यान दें, जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, तो हॉट रोल कॉइल की जो कीमतें हैं स्टील की 37% अप्रैल से अब तक ग्रोथ देखने को मिली है। तो इन प्राइस हाइक्स का पूरा फायदा इन कंपनियों के इबिटा में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रियलाइजेशंस पर टन भी बेहतर होने के आसार हैं। तो चाहे वो JSW स्टील हो, JSPL हो, टाटा स्टील हो, हाँ एक थोड़ा सा पेज यहां पर फंसेगा कि इनकी क्या मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी या नहीं। ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि मार्जिन्स थोड़े से दबाव में आएंगे क्योंकि आयरन ओर के दाम भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन ओवरऑल इबिटा ग्रोथ जरूर देखी जाएगी इन स्टील कंपनियों की ओर से। ओके, तो ये रही स्टील या मेटल सेक्टर की अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद। हालात कुछ हद तक सुधरना शुरू हुए हैं। एक क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अभी तो ऑटो और FMCG बचा है। दीपाली, क्या एक्सपेक्टेड है इस बार? अच्छे नंबर्स रहेंगे ऑटो के, स्पेशली ट्रैक्टर कंपनीज और टू व्हीलर कंपनीज काफी अच्छे नतीजे पेश कर सकती हैं क्योंकि रूरल डिमांड का सबसे बड़ा सपोर्ट इन दोनों सेगमेंट्स को रहेगा। और इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल सितंबर क्वार्टर की बात करेंगे तो ट्रैक्टर सेल्स जो हैं वो ऑन एन एवरेज 40 to 15% की रही हैं। उसके बाद टू व्हीलर्स रहे हैं और उसके बाद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट रहा है। तो इसीलिए M&M, एस्कॉर्ट्स और साथ ही VST टिलर्स ये कंपनियां हैं जिनके नतीजे बेहतर रह सकते हैं। हमने देखा था कि जुलाई में जो सेल्स ग्रोथ थी ओवरऑल वो रिकवर तो हुई थी लेकिन नेगेटिव टेरिटरी में थी। अगस्त में यह आंकड़ा और बेहतर हुआ जहां पर हमने पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर सेगमेंट में 10% प्लस ग्रोथ आते हुए देखी और सितंबर में तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे हैं जहां पर पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ जो है वो 35% रही है। और टू व्हीलर की बात करेंगे तो यहां भी सेल्स काफी बेहतर रही है। इनफैक्ट हीरो मोटो ने तो 2020 में बेस्ट मंथली सेल्स पोस्ट की है सितंबर में। रूरल डिमांड का यहां पर सबसे ज्यादा सपोर्ट आया है, तो इसी वजह से टू व्हीलर स्पेस में स्पेशली हीरो मोटो और बजाज ऑटो इनके नंबर्स बेहतर रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। वहीं अगर आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करेंगे तो ये कोविड टाइम से पहले भी लैगार्ड था। यहां पर थोड़े रिकवरी के इंडिकेशंस मिले जरूर है लेकिन अभी भी अगर प्री कोविड लेवल से कंपेयर करें तो उससे पीछे हैं। तो इसीलिए अशोक लेलैंड या फिर फोर्स मोटर्स इनके नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट आ सकते हैं, लेकिन फोकस रहेगा ट्रैक्टर सेगमेंट में और साथ ही टू व्हीलर सेगमेंट में जहां पर काफी अच्छे नंबर्स इस बार एक्सपेक्टेड हैं। और टू व्हीलर अच्छे नंबर्स और स्टॉक्स में उछाल भी। दीवान सर, क्विकली सबसे प्रेफर्ड ऑटो बेट आपकी कौन सी है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोई उसमें डाउट ही नहीं है मुझे। आपको ट्रैक्टर भी है, कमर्शियल व्हीकल भी है, कॉस्ट कटिंग भी है, हर चीज इस पे पॉजिटिव इस तिमाही में दिख जाएगी। थार भी है, नई थार तो महिंद्रा को रडार पे रखिएगा। FMCG सुमित, क्विकली। देखिए FMCG के केस में जितनी भी रूरल स्पेंडिंग वाली कंपनीज उनके लिए बेटर नंबर आएंगे क्योंकि मॉनसून के आंकड़े काफी बेहतर हैं। बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके सिर्फ अच्छी और बुरी कंपनियां देख लीजिए। HUL के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं इस तिमाही के अंदर। इसके अलावा ज्योति लैब के नंबर ठीक होंगे, मैरिको के नंबर ठीक होंगे, डाबर के नंबर ठीक होंगे और साथ ही साथ नंबर बेहतर साइड पे आ सकते हैं जुबिलेंट फूड और ब्रिटानिया ऐसी कंपनीज के। वीक साइड पर नंबर आएंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के, यूनाइटेड ब्रिवरीज के, ITC के या फिर गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियों के जिनको लॉकडाउन का इंपैक्ट आएगा। तो बेहतर दारू और सिगरेट खराब होगी, खाना पीना अच्छा चलेगा। खाना पीना अच्छा चलेगा। दारू सिगरेट क्यों खराब? क्योंकि बीच में वो बिकी नहीं थी दारू, पब्स बंद थे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ब्रेवरीज तो इंपैक्ट करेंगे ही करेंगे और गॉडफ्रे फिलिप्स और ITC में वैसे इंपैक्ट आने वाला है क्योंकि ये लोग जो है सिगरेट के बिजनेस के अंदर कोविड में सिगरेट की डिमांड के अंदर एक स्टीप फॉल आया है। हालांकि ITC थोड़ा डाइवर्सिफाई है तो उस पर बहुत इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकियों पे अब ITC में एक चीज कैच भी है कि ऑलरेडी शेयर नेगेटिवली बहुत कुछ डिस्काउंट कर चुका है। अब ये तो नंबर के आसपास मत छेड़िए इसमें ITC कितना डिस्काउंट क्या कर चुका है, एनीबॉडीज गेस, बड़ा मुश्किल काम है मेरे जी। लेकिन खाने पीने के साथ जाना है दारू सिगरेट के साथ, सबसे प्रेफर्ड बेट कौन सी है? अच्छा जी, हेल्थ और हाइजीन आई थिंक वही सबसे ज्यादा बिकी है निकलसन का और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, आई थिंक दैट डिमांड इज कमिंग बैक। तो आई थिंक जो एक गैप बची थी स्मॉलर अनलिस्टेड ब्रांड्स की और लार्जर ब्रांड्स की सप्लाई चेन जो इन्होंने ऑप्टिमाइज की है, ये सारी फैक्टर्स आई थिंक FMCG कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए काम में आएंगी। बिल्कुल आई थिंक सुमित के साथ रहूंगा मैं। आई थिंक डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर एज एन एग्जांपल, आई थिंक इस पे ध्यान दिया जा सकता है। और जुबिलेंट जैसा स्टॉक्स, आई थिंक IPL स्टार्ट हुआ है, आई थिंक इसका जो SSS ग्रोथ होता है वो काफी जबरदस्त हो सकता है। आपने मंगाया क्या किसी भी मैच में पिज्जा? सर हर संडे मंगाता हूँ, डिस्क्लेमर। हाँ तब तो चलेगा। नहीं ठीक बात। अच्छा दीवान सर, मयूरेश जी, सॉरी कई सारे सेक्टर्स पे आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, बिल्कुल टाइम का अंदाजा नहीं था, 1 घंटा कम पड़ गया। तो हर्षदा कह रही थी बीच में कि इस हमें 1.5 घंटे या 2 घंटे का माकूम बना देना चाहिए। पर धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए और पूरी डिकोड करने के लिए रिजल्ट प्रीव्यू, और आप सबका जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इस तरह के बेहतरीन प्रीव्यूज लाने के लिए। इस नोट पर आज के महाकुंभ में इतना ही। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।